नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के चरण धोकर और फूल माला पहनाकर सभी शिव भक्तों का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर गुलाब के फूल बरसाए गए। वहीं कांवड़ियों ने धामी सरकार की भी सराहना की। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे शिव भक्त हैं, कांवड़ लेने आते हैं, यहाँ से मां गंगा का जल लेकर जाते हैं। जो नियम, जो अनुशासन यात्रा का नियम होता है, कांवड़ लाने ले जाने का नियम होता है और यातायात के नियम होते हैं, रास्ते के कुछ प्रावधान किए हुए हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए, जिससे कि उनकी यात्रा भी सुरक्षित हो और यात्रा करवाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी न हो, उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न करने में मदद मिले। मैं सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे पूज्य संतगण हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, हमारे यहाँ गंगा सभा जैसे अनेक संगठन इसमें अपना योगदान देते हैं, पूज्य संतगण भी अपना योगदान देते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर इस पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो वहीं लक्सर में इस समय चिलचिलाती भीषण गर्मी हो रही है और कांवड़ियों की लंबी लंबी कतारें रुड़की लक्सर मार्ग पर नजर आ रही हैं। ऐसे में हर कोई यहां भीषण गर्मी से बेहाल है। तो वहीं कांवड़ियों के बीच खाकी अपनी ड्यूटी पूरी सेवा भाव के साथ निभाती नजर आ रही है और अपनी ड्यूटी पर पूरी मुस्तैद है। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी खुद रुड़की लक्सर मार्ग पर जगह जगह पुलिस पॉइंट का निरीक्षण कर यातायात को सुचारू रखने से लगी हुई है। कांवड़ यात्रा 2024 का अब अपना फुल फ्लेज पे आगमन स्टार्ट हो गया है। हरिद्वार जनपद एसएसपी सर के निर्देशन में पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं कि डाक कांवड़ का मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया है। तो लक्सर से जो हमारा नगला इमरजेंसी डाइवर्जन है वो चालू हो गया है। यहाँ से डाइवर्जन होकर हम इन्हें गाड़ियों को बैरागी की तरफ भेज रहे हैं। एसएसपी सर के निर्देशन में पूरी हम लोगों ने कोशिश करी है कि जितने भी कांवड़ यात्री हैं तथा इनके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के जाम या किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने सहयोग ले रहे हैं तथा जगह जगह हमारी ड्यूटीज लगी हुई हैं और निरंतर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जान की स्थिति ना। तो वहीं पंचायती राज निदेशालय देहरादून ने एक राज्य एक चुनाव के तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल को 2 साल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों को अपना समर्थन भी दिया। विगत कई दिनों से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर और हरिद्वार के साथ अन्य जिलों में भी चुनाव कराने के सिलसिले में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उनको अपना समर्थन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी का पत्र मैंने उनके पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है और हमने कहा कि हम उनकी मांग के समर्थन में हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में भी पंचायतों का कार्यक्रम था वो प्रभावित रहा है, विकास कार्य प्रभावित रहे हैं और उनकी जो मांग है उस मांग को सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाते हुए हरिद्वार के साथ ही पूरे प्रदेश में एक साथ पंचायत चुनाव होने चाहिए। इस मांग का हमने भी समर्थन दिया है और अपना समर्थन पत्र, माननीय अध्यक्ष जी का समर्थन पत्र मैंने पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है। अभी हम 15 दिन से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग कि उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाए और 2 साल बढ़ाने का जो पूरा कानूनी आधार है वो भी हमने सरकार के सम्मुख रखा। पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी लेकिन सरकार किसी भी नतीजे पर अभी तक भी नहीं पहुँची है। इससे हम 15 तारीख से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और कल 30 तारीख को सारे उत्तराखंड के 89 विकास खंडों में विकासखंड कार्यालयों पर तालाबंदी का कार्यक्रम है और 3 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। और इन कार्यक्रमों से, और ये बड़ा दुख का विषय है कि मुख्यमंत्री से बात करने के लिए भी हमको उनके आवास को घेरना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को
संगठन को वार्ता के लिए बुलाने में क्या दिक्कत है। तो वहीं राजधानी दून में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया और आम जनमानस की शिकायतें सुनी गई। वहीं जनता दरबार में जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 115 शिकायत आई और ज्यादातर शिकायतें आपसी झगड़ों जैसे कि जमीन कब्जाने और बरसात को लेकर बिजली पानी से संबंधित आदि रही, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। 115 प्लस हमारे यहाँ शिकायतें आई हैं और इसमें मोर और लेस जितनी भी शिकायतें थी वो लैंड डिस्प्यूट और जो अभी बरसात का सीज़न है तो जल भराव की जो शिकायतें थी वो थी। और इसमें जो ज़्यादातर शिकायतें लैंड से भी रिलेटेड थी वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड थी और हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए थे उनसे सबसे यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको। तो वहीं पूरे देश में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही एक पेड़ एक माह के नाम अभियान की चलाई जा रही है, शुरुआत हुई है। इस मुद्दे पर बात करते हुए संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद विभाग की उपाध्यक्ष ने कहा, हरेला पर्व उत्तराखंड में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को जन सहभागिता के साथ हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है। लोक पर्व हरेला हरियाली महोत्सव हम पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ हमने 16 तारीख से ये पर्व जो है हमारा शुरू हुआ है। हमने विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर इसको जन सहभागिता के साथ हर क्षेत्र में, घरों में भी और बगीचों में भी और साथ में हमारे जो अन्य जो आश्रम हैं उनमें भी हर तरीके से वृक्षारोपण बृहद स्तर पर कर रहे हैं। फलदार छायादार वृक्ष हम लगा रहे हैं। कुछ हमने अभी तक जो है हमारा लक्ष्य है पूरे वर्ष भर का 5 लाख पौधे जो हैं हम लगाएंगे, उनको संरक्षित करने का भी हम कार्य करेंगे। अभी तक हम करीब 1.5 लाख पौधे हम लगा चुके हैं और अभी जैसे जैसे निरंतर हमारे पास आंकड़े आते जाएंगे क्योंकि अन्य राज्यों में भी जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है। अन्य राज्यों से भी मेरी बात हुई है। तो वहीं केदारनाथ में सोना चोरी मामले पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रकरण की 1 साल पहले गढ़वाल कमिश्नर के जरिए जांच करवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट उनके पास पहुंच गई है। मंत्री महाराज ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही इस रिपोर्ट को मीडिया के सामने सार्वजनिक भी किया जाएगा। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, जिस व्यक्ति ने दान दिया वो तो कह नहीं रहा है कि चोरी हुई है और लोग इस पर बयान दिए जा रहे हैं, बहुत से बयानों पे बयान आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, मैंने इसकी जांच 1 साल पहले करा दी थी। मैंने जांच मंगवाई है, मेरे पास जांच आ गई है। उसका अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस के सामने सारी बात रख दूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दानदाता तो कह नहीं रहा है, बाकी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है जो उचित नहीं है। केदारनाथ की प्रति सबकी श्रद्धा है, हम सबकी श्रद्धा है, इसलिए इस प्रकार से तीर्थ के बारे में कोई अपशब्द कहे जाए, भ्रांति फैलाए जाए, ये। तो उधर खटीमा भारत नेपाल सीमा स्थित मेलाघाट सिसिया में पिछले दिन आई भीषण बाढ़ आपदा से भरी फसल नुकसान और भू कटाव हुआ, जिसको लेकर किसान उचित कार्यवाही करने को लेकर खटीमा एसडीएम और तहसीलदार से मुलाकात की और संबंधित विभाग से मौके का सर्वेक्षण कराने और मुआवजा दिलाने की भी मांग की है। बाढ़ आई थी, उसमें हमारा खेत कट गया, इंजन जो है पलट गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। हम लोग एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। एसडीएम साहब ने ये कहा हमको, जो हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका खेत बरोबर करवा दिया जाएगा और कुछ सहायता भी आप लोगों को दी जाएगी, ये आश्वासन उन्होंने दिया। तहसीलदार साहब को लिखा, तहसीलदार साहब से मुलाकात की हमने, तहसीलदार साहब ने भी आश्वासन दिया है, लिखित आश्वासन है। अब पटवारी मौके पर जाएं, इंक्वायरी करें, चाहे जो भी कर्मचारी जाए। अब तक कोई सहायता नहीं मिली है। हम लोग जो है पीड़ित हैं और मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि उचित कार्रवाई करें और विशेष रूप से गरीबों पर ध्यान दे करके। खटीमा क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में वर्षा आई थी, जिसके कारण जलभराव की स्थिति पैदा हुई। इसी क्रम में मेलाघाट के लोग भी मेरे पास मिलने आए थे। उनका कहना है कि वहाँ पर जो बाढ़ आई थी उससे पूरे खेत उनके खराब हो गए हैं तथा वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसको ठीक करवाने के लिए उन्होंने मेरे को एक प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें जल्द से जल्द मैं
तो वहीं खटीमा में एसएसबी ने नगला तराई गांव में 2 दिवसीय कृषि पशुपालन व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसका शुभारंभ 57वीं चौहनी एसएसबी के कमांडो मनोहर लाल, उप कमांडर अनुराग ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में कृषि, मछली पालन और पशुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां देकर किसानों को जागरूक भी किया। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा जय हिंद। यह नागरिक कल्याण कार्यक्रम जो अरेंज किया गया है इस क्षेत्र में, यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से किया गया है। इसका मकसद ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो पशुपालन, इसके ज़रिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देना। इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम किस तरीके की कृषि छोड़कर जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि बहुत सारे क्षेत्र में जहाँ पर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र अत्यधिक यूज़ किए जा रहे हैं, तो भूमि बंजर होती जा रही है। वहीं अगर हम सही तरीके से फार्मिंग को करेंगे तो हमारी जो आने वाली पुश्तें हैं वो भी इस भूमि का फ़ायदा उठा सकेंगी। इसीलिए यह ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज। तो वहीं नाबालिग से दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्र संगठन ने हल्द्वानी कोतवाली पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों का कहना था कि शहर में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट। कुमाऊं का प्रवेश द्वार हमारे हल्द्वानी को कहा जाता है। इस तरीके की घटना, रेप हुआ है, रेप की घटना, इस तरीके की घटना होना हल्द्वानी शहर में, ये हम सबके लिए सोचनीय विषय है, हम सबके लिए शर्म का विषय है। ये पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? जिस विशेष समुदाय के ऑटो चालक द्वारा ये दुष्कर्म किया गया है, वो क्या यहाँ का था? वो ऑटो चालक यहाँ का था या बाहर का था? अधिकतर बाहर के लोग यहाँ पर आकर के ऑटो चला रहे हैं, जो दिन भर नशे में चूर रहते हैं, आए दिन लोगों से बदतमीजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा उनका पेशा हो गया है, नशा उनका पेशा हो गया करना। इस तरीके की घटना उन्हीं के द्वारा की जा रही है। प्रशासन से हमारी मांग ये है, हमारी व्यक्तिगत हमारी मांग यही है कि उन ऑटो चालकों का क्या सत्यापन था, और जो ऑटो चालक है उनका सत्यापन है। अगर सत्यापन नहीं है तो 3 दिन पहले हल्द्वानी में एक ऑटो चालक द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, और उसी घटना में जो ऑटो चालक है उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पॉस्को का मुकदमा दर्ज कराया गया, उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी मंगल पड़ाव टेम्पो स्टैंड की हैं, जहां से वो ऑटो चालक रोज ऑटो का संचालन करता था, ऑटो चलाता था, और साथ ही यहाँ जो आए दिन सवारियां हैं वो लगातार यहाँ से, ये जो रोड है बरेली रोड कहलाता है, और यहाँ से सवारियां लगातार मंडी, तीन पानी, हल्दू चौड़, मोटा हल्दू, लालकुआं के लिए यहाँ से सवारियां बैठती हैं। आए दिन लड़कियां, बच्चियां और महिलाएं यहाँ ऑटो में अकेले सफर करती हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इनकी सुरक्षा के भी यहाँ कोई इंतजाम है? क्या इस तरीके के जो मानसिक दुष्कर्म के जो रोगी हैं, खचाखच रहने वाला जो ये स्टैंड है, जो इस तरीके के लोग हैं जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों के मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था है क्या? महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ कोई व्यवस्था है? फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ इक्का दुक्का ऑटो इस स्टैंड पे जरूर दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद से ही इस स्टैंड पे टेम्पो जो हैं वो आधे से भी कम हो चुके हैं, क्योंकि अधिकतर जो टेम्पो चालक हैं वो या तो बिना सत्यापन के हैं या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ टेम्पो चलाते हैं। तो आज केवल कार्यवाही के डर से ये पूरे का पूरा टेम्पो स्टैंड जो आप देख रहे हैं ये खाली पड़ा हुआ है, और इक्का दुक्का जो टेम्पो चालक हैं, ये जो इक्का दुक्का जो टेम्पो चालक हैं वो यहाँ के आए रोज चलने वाले टेम्पो चालक हैं। और इनसे जब बात की गई तो इनके द्वारा भी बताया गया कि अक्सर कुछ नशेड़ी तरह के लोग जो नशा करते हैं, जो नशे की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे टेम्पो चालक भी यहाँ आए दिन आते रहते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। अब बात करें पुलिस की, तो चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर मंडी चौकी है, महज 10 से 20 मीटर की दूरी पर मंडी चौकी स्थित है। तो ऐसे में क्या पुलिस की जो पकड़ है या पुलिस का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो फेल हो चुका है, या फिर पुलिस इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहती है? क्या लोगों की सुरक्षा पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या महिलाओं की सुरक्षा यहाँ कोई मायने नहीं रखती? ये तो एक सोचने वाली बात है।
एक घटना इस तरीके की होती है तो पुलिस महकमा फिर से जाग उठता है, अन्यथा कुंभकर्ण की नींद में सोया रहता है। अब जिसने दुष्कर्म किया है उसको फांसी हो, उसने हमारी हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म, हमारी बहन को न्याय मिले। जैसा कि हम जानते हैं कि 16 साल की बच्ची के साथ कल के दिन दुष्कर्म हुआ था, है ना, तो वो जो दुष्कर्म था उसके खिलाफ हमें फांसी की मांग है, क्योंकि एक नाबालिग के साथ रेप हुआ है। अगर नाबालिग कोई क्राइम करता है तो उसकी सजा कम की जाती है ना। एक रेपिस्ट मेरे हिसाब से रेपिस्ट ही रहता है। 10 साल बाद अगर वो बाहर आ गया तो कल को कोई और हिंदू बहन इसका शिकार होगी, तो हमें नहीं चाहिए कि कोई और हिंदू बहन उसका शिकार बने। तो हमें चाहिए कि उसको फांसी हो जल्द से जल्द। और जितने भी ऑटो चालक यहाँ हल्द्वानी में चल रहे हैं सबका सत्यापन, और सबके गले में ID कार्ड होने चाहिए, क्योंकि हम देखकर बैठेंगे कि कोई हिंदू भाई चला रहा है या कोई मुसलमान। तो वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में सुधार के लिए नगर निगम ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पिछले साल की तरह इस साल भी देहरादून शहर का नाम देश के टॉप 50 शहरों की सूची में शामिल करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बदहाल सफाई व्यवस्था में रैंकिंग कैसे सुधरेगी। नगर निगम के मुताबिक कुल 9,500 अंकों में जो निकाय सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेगा उसे उतने ही बेहतर अंक मिलेंगे। पिछले वर्ष हमको स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में 68वीं रैंक प्राप्त हुई थी, 68। और इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप 50 शहर में हैं। इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिन बिंदुओं पर पिछले वर्ष हमको कम स्कोर मिला था, जैसे सेग्रीगेशन का पॉइंट है, लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग का पॉइंट है, अथवा CND वेस्ट का पॉइंट था, इस बार उन सभी कमियों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। लीगेसी वेस्ट निस्तारण प्रारंभ हो गया है। सेग्रीगेशन के लिए हमारी टीम 47 वार्ड में जमीन जागरूकता अभियान लगातार कर रहे हैं। CND वेस्ट के लिए भी हम टेंडर प्रक्रिया के चरण पर हैं। तो ये सब चीजों पर सुधार हुआ है, और जिन चीजों पर हमने पिछले बार अच्छा स्कोर किया था, ये चुनौती भी है लगातार उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सकें। तो उधर हल्द्वानी में बने अनुसंधान केंद्र में एक रुद्र वाटिका बनाई गई है। इस वाटिका में भगवान शिव से जुड़े अनेक वनस्पतियों का वर्णन किया गया है। वाटिका में पारिजात यानी हरसिंगार, धतूरा, बेलपत्र और रुद्राक्ष के पौधे लगाए गए हैं, जो भगवान शिव को खास प्रिय हैं। रुद्राक्ष वाटिका में प्रकार के रुद्राक्ष 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष लगाए गए हैं, जो लोगों को अपनी तरफ खासा आकर्षित कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव को मनाने के लिए भक्तगण अनेक तरह के प्रयत्न करते हैं, और इसी क्रम में एक प्रयत्न होता है भगवान शिव का प्रिय रुद्राक्ष। जी हाँ, मेरे पीछे आप जो ये वाटिका देख रहे हैं, ये वही रुद्राक्ष है जो भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है। और हम खड़े हैं हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में, जहां ये स्पेशली रुद्राक्ष वाटिका बनाई गई है। और इस रुद्राक्ष वाटिका की एक खासियत है कि यहाँ रुद्राक्ष की जो तमाम तरह की किस्में हैं, चाहे वो 1 मुखी रुद्राक्ष हो, 2 मुखी, 3 मुखी से लेकर 5 मुखी रुद्राक्ष तक यहाँ सारी प्रजातियां उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ इसका रख रखाव और इसकी देख रेख आप देख सकते हैं कितना एक सिस्टमैटिक तरीके से ये वाटिका बनाई गई है, और लगातार इसकी देख रेख यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी करते हैं। साथ ही साथ अगर बताएं तो इसके साथ ही रुद्राक्ष वाटिका के साथ साथ अन्य इसी तरह की और वाटिकाएं भी यहाँ बनाई गई हैं, और उनका भी देख रेख इसी तरीके से किया जाता है। तो इस वाटिका की खासियत जानने के लिए हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के रेंजर सर। स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अनुसंधान केंद्र में आने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये जो रुद्राक्ष वाटिका आपने तैयार की है, कितनी तरह की इसमें किस्में हैं रुद्राक्ष की, और किस तरीके से ये तैयार किया जाता है? देखिए, इस वन अनुसंधान केंद्र में हमने जो रुद्राक्ष वाटिका तैयार की, ये हमने वर्ष 2012-13 में इसमें काम स्टार्ट किया। अभी हमारे पास यहाँ पर 3 मुखी, 5 मुखी, 1 मुखी रुद्राक्ष अवेलेबल है, और हम हर साल इन पौधों से वो ईयरलेयरिंग करके गुटी लगा के इससे पौधे तैयार करते हैं, और आम जनमानस को या लोगों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही साथ इस रुद्राक्ष वाटिका का एक और महत्व है कि इसमें चिड़ियों का बहुत ज्यादा वास रहता है। गर्मी के मौसम में भी एवरग्रीन है, हमेशा हरा रहता है, तो इसका जो जलवायु पे भी जो इम्पैक्ट है वो भी अच्छा है, और पेड़ पौधों चिड़ियों के लिए खास तौर से ये पेड़ बहुत अच्छे हैं।
जी। अच्छा, जिस तरीके से हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में आज विकास के नाम पर या चौड़ीकरण के नाम पर सैकड़ों पेड़ काट दिए गए हैं। क्या उससे जलवायु में कुछ असर आएगा? किस तरीके का इम्पैक्ट होगा या किस तरीके की परेशानियां देखने को मिलेंगी? देखिए, वो विकास के नाम पर जो रोड चौड़ीकरण हो रही है उसमें निश्चित तौर पर जो पुराने पेड़ जो हमारे बुजुर्गों ने लगाए, जो हमारे पूर्वजों ने लगाए, उनको काटा जा रहा है और वो जरूरी भी है कि विकास के लिए जरूरी है। तो लेकिन उसकी पूर्ति तब हो पाएगी कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम हम 200 पेड़ लगाएं, तो ताकि हमारा वो जो पर्यावरण है वो दूषित न हो सके और जो हमारे अभाव है वो मेंटेन हो सके। अच्छा सर, अगर इस कंपाउंड की अगर बात की जाए, जो आपका ये कंपाउंड है, इसमें किस तरह की कितनी वाटिका ऐसे बनाई हुई हैं और किस किस चीज की वाटिकाएं हैं? देखिए, इस वन अनुसंधान केंद्र में हम बहुत साल से विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। लगभग हमारे पास 600 प्रजातियां इस कैंपस में संरक्षित हैं। यहाँ पे हमने वृक्ष वाटिका बनाई है जिसको हम आर्बोरेटम बोलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्षों का समावेश यहाँ पर है। इसमें आपको ऊंचाई वाला बांस भी यहाँ मिलेगा और दक्षिण भारत का चंदन भी यहाँ मिलेगा। बात करें तो हल्द्वानी में आज विकास के नाम पर या चौड़ीकरण के नाम पर सैकड़ों पेड़ काट दिए गए हैं। क्या उससे जलवायु में कुछ असर आएगा? किस तरीके का इम्पैक्ट होगा या किस तरीके की परेशानियां देखने को मिलेंगी? देखिए, वो विकास के नाम पर जो रोड चौड़ीकरण हो रही है उसमें निश्चित तौर पर जो पुराने पेड़ जो हमारे बुजुर्गों ने लगाए, जो हमारे पूर्वजों ने लगाए, उनको काटा जा रहा है और वो जरूरी भी है कि विकास के लिए जरूरी है। तो लेकिन उसकी पूर्ति तब हो पाएगी कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम हम 200 पेड़ लगाएं, तो ताकि हमारा वो जो पर्यावरण है वो दूषित न हो सके और जो हमारे अभाव है वो मेंटेन हो सके। जी। अच्छा सर, अगर इस कंपाउंड की अगर बात की जाए, जो आपका ये कंपाउंड है, इसमें किस तरह की कितनी वाटिका ऐसे बनाई हुई हैं और किस किस चीज की वाटिकाएं हैं? देखिए, इस वन अनुसंधान केंद्र में हम बहुत साल से विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। लगभग हमारे पास 600 प्रजातियां इस कैंपस में संरक्षित हैं। यहाँ पे हमने वृक्ष वाटिका बनाई है जिसको हम आर्बोरेटम बोलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्षों का समावेश यहाँ पर है। इसमें आपको ऊंचाई वाला बांस भी यहाँ मिलेगा और दक्षिण भारत का चंदन भी यहाँ पर मिलेगा। वो एक शोधार्थियों के लिए बहुत बड़ी चीज हमने यहाँ पर तैयार की है। उसके अलावा हमने नवग्रह वाटिका बनाई है, राशि वृक्ष वाटिका बनाई है, सविधर्म वाटिका बनाई है। शहीदों को भी हमने यहाँ पर स्थान दिया है, गलवान घाटी के जो शहीद थे या पुलवामा घाटी के शहीद थे। उसके अलावा यहाँ पे कैक्टस गार्डन हमने बनाया है, सघन पौधों का गार्डन बनाया है। तो तमाम सारे चीजों को हमने यहाँ पर समावेश किया है ताकि लोग यहाँ पर आए और इन पौधों का लाभ उठाएं और जानकारी हासिल करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से इस वन अनुसंधान केंद्र में खासकर शोधार्थियों के लिए जो इससे रिलेटेड शोधार्थी हैं, जो वन्य जीव से या पर्यावरण से रिलेटेड जो शोधार्थी हैं, उनके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। और साथ ही साथ जो यहाँ की काम करने की टेक्निक्स हैं, जो इन पौधों को संभालने का जो गुर है, जो आम इंसान, एक आम आदमी नहीं जानता है कि किस तरीके से पौधों को लगाया जाए, किस तरीके से पौधों का रखरखाव किया जाए, तो वो भी यहाँ बताया जाता है। एक आम आदमी के लिए भी ये वाटिकाएं खुली हैं, ये कंपाउंड खुला है और वो भी आकर इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही हम आपको एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पौधे तैयार किए जाते हैं, प्लांटेशन होता है। आप देख सकते हैं ये रुद्राक्ष के पौधे में कलम लगाई गई है और कुछ ही दिनों में ये कलम जो लगी है इसकी यहाँ से जड़ निकलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद इसको जमीन में रोप दिया जाएगा और जमीन में रोपने के बाद फिर से एक रुद्राक्ष का पौधा तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना खूबसूरत ये वाटिका यहाँ बनाई गई है और कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ काम किया जाता है। साथ ही साथ मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो वाटिका तैयार हो रही है अभी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है एलोवेरा फार्म बनाया गया है। एलोवेरा की यहाँ खेती की गई है। अभी ये तैयार होने में अभी काफी समय है और इसके साथ साथ ही दूर तक आप देख सकते हैं अलग अलग चीजों की अलग अलग जो बनाए गए हैं, वो अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं और सारी चीजें लगभग जो यहाँ से देखे जा रहे हैं, वच है, सर्वगंधा है और शंख पुष्पी है, इस तरीके की तमाम जो वाटिकाएं हैं वो यहाँ बनाई गई हैं। तो आने वाले लोगों के लिए और खासकर शोधार्थियों के लिए ये जगह एक जन्नत से कम नहीं है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। और चलिए वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।